गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क फ्रॉम सेलर टू बायर। जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन में पढ़ा, जो हमारी फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन को थोरोली डिस्कस किया था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर इज़ द इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मेन बेस क्या है? प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स, इसका मतलब मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी इन द गुड्स का मतलब क्या होता है? टाइटल ऑफ द गुड्स, ओनरशिप ऑफ द गुड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मेन जो इसेंस है, मेन जो एसेंशियल जो पॉइंट है वो क्या है कि देयर शुड बी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। सेक्शन 4 में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेलर इधर ट्रांसफ़र, या तो सेलर ट्रांसफ़र कर देता है और या एग्रीज टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी टाइम पे प्रॉपर्टी को, गुड्स को ट्रांसफ़र कर देता है, ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देता है, ओके। या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के हो जाने के बाद थोड़े टाइम बाद के गुड्स को ट्रांसफ़र कर देता है। फॉर व्हाट? फॉर ए प्राइस। सो सेक्शन 4, अंडर सेक्शन 4 सेलर इधर ट्रांसफ़र, या तो ट्रांसफ़र कर देता है या एग्रीज टू ट्रांसफ़र, या मतलब एग्रीमेंट करता है कि आई विल ट्रांसफ़र योर प्रॉपर्टी इन गुड्स, ओके। या तो एग्रीमेंट करता है कि ओके आई विल ट्रांसफ़र एट दैट मोमेंट, कोई स्पेसिफिक टाइम होता है फ्यूचर का, उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। या फिर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलर बायर को गुड्स ट्रांसफ़र कर देता है फॉर ए प्राइस। दैट इज़ वही। समटाइम्स द प्रॉपर्टी or ownership in the goods may be transferred at the time of contract, okay, or sometimes at later time. So the question here is the point of time when the ownership is passed from the seller to buyer becomes important in various situation. तो the point of time, किस पॉइंट पे ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफ़र हुई है, ये इम्पोर्टेंट है कई सिचुएशन में, कई सिचुएशन की एनालिसिस के लिए। जैसे कि हु शैल बियर द रिस्क। अगर प्रॉपर्टी है, सेलर के पास है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है और वो प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी का डैमेज हो चुकी है, वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो वो प्रॉपर्टी का जो रिस्क है, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा या बायर बियर करेगा? इस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए फर्स्ट सिचुएशन ये हो गई। सेकेंड सिचुएशन, हु कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बायर और सेलर के बीच में गुड्स की डिलीवरी को लेके, गुड्स के ट्रांसफ़र को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, ठीक है। पर उस गुड्स के रिलेटेड, उस गुड्स के रिगार्डिंग किसी थर्ड पार्टी से कोई विवाद हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उस डिस्प्यूट का निपटारा कौन करेगा? बायर करेगा या सेलर करेगा? इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन की एनालिसिस के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि किसके पास गुड्स की ओनरशिप है, क्योंकि जिसके पास गुड्स की ओनरशिप होगी वो ही थर्ड पार्टी के साथ डिस्प्यूट्स के एक्शन ले सकता है कोर्ट में जाके। तो ओनली ओनर कैन टेक द एक्शन, नॉट द पर्सन हु हैज़ मेयरली द पोजेशन, ओनली ओनर। फॉर एग्जाम्पल, ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र हो गई, जो टाइटल था गुड्स का वो बायर को ट्रांसफ़र हो गया, पर बायर ने बोला मैं पोजीशन तुमसे 5 दिन बाद लूँगा, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास है? सेलर के पास है। बट ऐसा कोई उस प्रॉपर्टी को लेके कुछ डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो इस केस में बायर एक्शन लेगा
थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, न कि सेलर। सेलर के पास सिर्फ पोजीशन है गुड्स का। क्या सेलर प्राइस के लिए बायर के अगेंस्ट एक्शन ला सकता है कोर्ट में? सेलर तभी बायर के अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन ला सकता है जब जो गुड्स की ओनरशिप है वो उसने बायर को ट्रांसफ़र कर दी है, तभी सेलर कैन सू फॉर प्राइस टू बायर। बायर के अगेंस्ट वो तभी एक्शन ला सकता है जब उसने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है। फॉर एग्जांपल, सेलर ने बायर को पोजीशन दे दिया है गुड्स का, बट टाइटल नहीं दिया है, तो एट इन दिस सिचुएशन सेलर क्या कर सकता है? सेलर कोर्ट में जाके प्राइस के लिए शू नहीं कर सकता, बिकॉज बायर के पास ओनरशिप नहीं है। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो जो ऑफिशियल रिसीवर होते हैं, असाइनी होते हैं इंसॉल्वेंसी के अंडर, जो कि आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करते हैं, तो जो उसके रिसीवर होते हैं, असाइनी होते हैं, वो उस गुड्स का पोजीशन किससे लेंगे? सेलर से लेंगे। किस सिचुएशन में लेंगे? ओनली व्हेन द ओनरशिप of goods has been transferred to buyer from seller. Same is the case with seller. If the seller becomes insolvent, अगर सेलर bankrupt हो जाता है, तो जो ऑफिशियल रिसीवर मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए जो ऑफिशियली जो अथॉरिटी है, जो ऑफिसर अपॉइंट होता है उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए, या कोई असाइनी होता है उसकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, अगर उसका इंसॉल्वेंट मतलब बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो कौन कैन टेक द पोजीशन फ्रॉम बायर? कब? जब ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पासिंग ऑफ गुड्स की। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हु बियर्स द लायबिलिटी फॉर लॉस of the property in the goods. If the property in the goods is destroyed or damaged, then who bears the losses? So question arises, does it transfer with passing of property or there are some rules governing it? तो इस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए सेक्शन 26 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंट सिनेरियोज अंडर विच द पासिंग ऑफ रिस्क टेक प्लेस। तो फर्स्टली हुज रिस्क इट इज। तो इसके लिए सेक्शन 26 क्या कहता है? द गुड्स आर एट ओनर्स रिस्क। जिसके पास ओनरशिप है उसी की रिस्क होगी इन केस अगर गुड्स का डैमेज हो जाते हैं या डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। इफ़ द प्रॉपर्टी इन देम हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर टू द बायर, तो किसकी रिस्क होगी? वो सेलर की रिस्क होगी। इफ़ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर टू द बायर देन द गुड्स आर एट बायर्स रिस्क। ओके, जिसका इसका सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा है, जिसके पास ओनरशिप है वो ही रिस्क बियर करेगा, हमें पोजीशन से नहीं मतलब। अगर सेलर के पास पोजीशन है बट ओनरशिप बायर के पास है, तो अगर सेलर की पोजीशन में गुड्स का डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी रिस्क बायर बियर करेगा, बिकॉज ऑफ द रीज़न at the time of damage or destroyed, when the goods was destroyed or damaged, at that time ownership was with buyer. This is the provision applicable if no provision has been signed by the party to the contract in their contract regarding this. ये प्रोविज़न जनरल प्रोविज़न है, ये एक जनरल प्रोविज़न है। ये प्रोविज़न तभी एप्लीकेबल होगा जब पार्टीज़ ने एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट इसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं एंटर किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर एंटर हुए, ठीक है,
और उसमें सेलर अपनी ओनरशिप बायर, अपनी गुड्स की ओनरशिप बायर को दे देता है और फिर ऑनरशिप देता है, पोजीशन उसके पास रहता है और इसके रिगार्डिंग कोई क्लोज एंटर नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर गुड्स का डैमेज और डिस्ट्रॉय हो गया तो हु शैल बियर द रिस्क। तो इस सिचुएशन में, इस जनरल सिचुएशन में बायर विल बियर द रिस्क, क्योंकि तो सेक्शन 26 ये कहता है कि ओनली ओनर ऑफ द गुड्स विल बियर द रिस्क। बट इन ए केस अगर ए बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ के ए सेलर होता है, बी बायर होता है, और जहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टीज एग्री करती है एक रूल को लेके कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनकी रिस्क सेलर ही बियर करेगा इफ दे आर इन पोजीशन ऑफ द सेलर। और यहाँ पे ओनरशिप से कोई मतलब नहीं है, तो इस केस में सेलर ही बियर करेगा उस रिस्क को। यहाँ पे 26 सेक्शन 26 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इट इज क्लियरली रिटर्न इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विच हैज़ बीन एंटर्ड इनटू बाय सेलर एंड बायर। तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सेलर ही बियर करेगा रिस्क को। और इस सिचुएशन को हम कॉन्ट्ररी भी ले सकते हैं, जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बायर को पोजीशन ट्रांसफ़र कर दिया बट ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की, और सेलर ने और बायर ने दोनों ने एक पॉइंट पे एग्री कर लिए कि अगर इस केस में डैमेज होता है या फिर कुछ भी होता है तो ओनली सेलर विल बियर द रिस्क। तो इस केस में भी सेलर विल बियर द रिस्क, और वो एंटर कर लेते हैं कि इस अगर बायर के पास पोजीशन है गुड्स का बट ओनरशिप नहीं है तो इस केस में बायर विल बियर द रिस्क। तो बायर विल बियर द रिस्क क्योंकि उनके ए और बी, सेलर और बायर ने क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट कर लिया है कि हु शैल बियर द रिस्क इफ देयर इज डैमेज और गुड्स आर डिस्ट्रॉय। तो उस सिचुएशन को उन्होंने ऑलरेडी एनालाइज करके एक प्रोविजो कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया, तो सेक्शन 26 एप्लीकेबल नहीं होगा। बट ऐसा कोई प्रोविजो नहीं डाला है तो सेक्शन 26 उसमें अप्लाई होगा। तो अगर हम सेक्शन 26 को पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि रिस्क इज एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। रिस्क का डायरेक्ट किससे लिंक है, ओनरशिप से। पोजीशन से उनका कोई मतलब नहीं है, जिसके पास ओनरशिप है उसी को रिस्क बियर करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि हु विल बियर द रिस्क, वी हैव टू लुक ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज़ बीन पास्ड और नॉट। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने एक सूट का कपड़ा परचेज़ किया बी की शॉप से, और उसने बी की शॉप पे ही वो सूट स्टिच होने के लिए छोड़ दिया और बोला कि थोड़े दिन बाद कलेक्ट करूँगा। पर थोड़े दिन बाद बी की शॉप पे आग लग जाती है और उससे रिजल्ट से वो जो सूट का था कपड़ा वो भी डैमेज हो जाता है। तो इस केस में हु विल बियर द लॉस, ए विल बियर द लॉस। क्यों? क्योंकि ए वॉज द ओनर एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ द क्लॉथ। तो ए ओनर था, बी के पास सिर्फ पोजीशन था। अब सेकंड एग्जांपल, ए ने बी से एक वैन ली, एक गाड़ी ली, ठीक है, और एक एक्सीडेंटल फायर हुआ जिससे पूरी गाड़ी का डैमेज हो गया जो कि ए की कस्टडी में थी। तो जो लॉस हुआ दैट लॉस विल बी बोर्न बाय बी। लॉस कौन बियर करेगा? बी बियर करेगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ लॉस ही वॉज द ओनर ऑफ द वैन। तो बी विल बियर द लॉस। तो सेक्शन 26 का जो प्रोविज़न है वो क्लियरली यही कहता है कि अगर कोई स्पेसिफिकली ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बना है सेलर और बायर के बीच में, तो जिसके पास ओनरशिप है वो ही रिस्क बियर करेगा, वो ही लॉसेस को बियर करेगा।
जिसके पास ओनरशिप है उसके पास रिस्क है। तो सिंपली सेक्शन 26 यही कहता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, अनलेस एंड अनटिल देयर इज नॉट एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग दैट बिटवीन सेलर एंड बायर। इस प्रोविज़न के सेक्शन 26 के दो एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन है कि अगर डिलीवरी गुड्स की डिलीवरी डिले हो रही है जिसमें सेलर की गलती है, अगर सेलर टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे सेक्शन 26 का रूल अप्लाई नहीं होगा। और अगर बायर डिलीवरी को बायर सेलर के कई रिमाइंडर्स के बाद भी गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा है तो और गुड्स का डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इसमें बायर ही रिस्क को बियर करेगा, इसमें सेलर नहीं करेगा। तो इसका क्या एक्सेप्शन है? इसका ये एक्सेप्शन है कि डिलीवरी अगर सेलर के फॉल्ट पे है, गुड्स की डिलीवरी सेलर के फॉल्ट पे है, तो अगर कोई फिक्स टाइम डिसाइड होता है कि इस टाइम पे गुड्स की डिलीवरी हो जानी चाहिए थी और उस टाइम पे सेलर नहीं करवा पाता है, सेलर की फॉल्ट है, तो बायर और ओनरशिप चाहे बायर के पास हो तो सेलर ही लॉस को बियर करेगा क्योंकि फॉल्ट इज़ ऑन पार्ट ऑफ सेलर। सेकेंडली, सेलर कई बार रिमाइंड करवा रहा है बायर को कि अपने गुड्स की डिलीवरी ले लो, बट बायर उस गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर और इसी सिचुएशन में गुड्स डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो बायर विल बियर द लॉस, बायर विल बियर द रिस्क। आपने बेलमेंट में बेलर और बेली की राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़े होंगे। तो जहाँ पे जिसके पास पोजेशन है गुड्स का, उसकी राइट्स और ड्यूटीज़, जो पोजेसर है जिसके पास गुड्स है, जिसकी कस्टडी में गुड्स है, उसकी राइट्स और ड्यूटीज़ एज अ बेली ऑफ गुड्स है और वो उस गुड्स को उतना ही ध्यान देगा जैसे बेली को ध्यान देना होता है, और वो उस केयर से, उस प्रिकॉशन से, उस कॉशन से प्रॉपर्टी की केयर नहीं कर पाता जैसे कि एक बेली को करनी चाहिए, और प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द पजेसर। जिसकी कस्टडी में गुड्स हैं उसकी नेग्लिजेंस के कारण प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, गुड्स डैमेज हो जाता है, तो जो पजेसर है गुड्स का वो ही डैमेजेस या लॉस को बियर करेगा। तो ये दो इसके एक्सेप्शन है सेक्शन 26 के। सेक्शन 26 कहता है जो ओनर है उसके पास रिस्क जाएगी, पोजेशन सब में कोई मतलब नहीं है, बट इसके दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन ये कहता है कि एक फिक्स टाइम था, उस टाइम पे सेलर को गुड्स को डिलीवरी करनी थी, पर वो फॉल्ट करता है, वो फेल हो जाता है उस टाइम पे गुड्स की डिलीवरी करने के लिए, तो और उसी दौरान गुड्स डैमेज हो जाते हैं तो सेलर ही बियर करेगा लॉसेस को। हमें कोई मतलब नहीं किसके पास ओनरशिप थी, किसके पास ओनरशिप नहीं थी। एट द सेम टाइम सेलर बायर को बार बार याद दिला रहा है कि अपने गुड्स ले लो, पर बायर गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उसी दौरान गुड्स डैमेज हो रहे हैं तो बायर विल बियर द लॉस। सेकंड बोलता है कि गुड्स ऐसे इंसान की पोजीशन में है जिसकी ड्यूटीज़ है एज ए बेली की तरह, उसको एज ए बेली की तरह उसको उन गुड्स को ध्यान देना है, उन गुड्स की केयर करना है, बट वो जिसकी पोजीशन में है गुड्स वो नेग्लिजेंट है और उसकी नेग्लिजेंसी के कारण जो प्रॉपर्टी थी, जो गुड्स थे वो डैमेज हो जाते हैं, तो जिसके पोजीशन में गुड्स थे वो ही लॉसेस को बियर करेगा। That's all for today. Thank you.